1500 रुपये कहते हैं वो लाडली बहन, वो भी बंद हो गया। मैं नज़दीक का फायदा नहीं देखता हूँ, मैं दूर का नुकसान देखता हूँ। तो चुनाव के टाइम कुछ तिकड़मबाजी करते और चुन कहते हैं और उसका परिणाम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। 40 MLT 10 साल पहले है और आज भी अगर वही है तो ये बड़ा के लेना आमदार का काम है। हमारे उल्लासनगर के सिंधी भाई और बाकी लोग भी जो थोड़ा पैसा कमाते तो बाहर जाते, क्यों? यहाँ हम सांस नहीं ले पा रहे। वो ये बात अगर मेरे घर में होती थी, ये बात मेरी लड़की के साथ होती थी, ये बात मेरे रिलेटिव के साथ होती, तो मैं क्या रिएक्ट करता था कि लोगों के हाथ में लोगों का भविष्य है। पैसा देने वाला और काम करने वाला नहीं है। एग्जैक्टली मेरा भी। और जो पैसा देता है वो लूटा हुआ पैसा है। जब ईद का बकरा लाते हैं तो उसको काजू बादाम खिलाते हैं और 2 दिन के बाद उसको काट दिया जाता है। ये जो पब्लिक है सब जानती है। सिस्टम को बदलना है। मैं सपना देखा था कि यहाँ एक अच्छा क्रीड़ा संकुल बने, स्टेडियम बने। इस टाइम बदल पक्का। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं उल्लासनगर और आसपास के क्षेत्र भी पूरी तरह से चुनावी रण में रंग चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उल्लासनगर से सटे कल्याण पूर्व विधानसभा यानी 142 विधानसभा क्षेत्र की। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आमदार गणपत गायकवाड़ की धर्मपत्नी शुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवारी भी घोषित की जा चुकी है। गणपत गायकवाड़, जिन्होंने हाल ही में उल्लासनगर के हिललाइन पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जो अब तलोजा जेल में बंद भी हैं। हम आपको बता दें, शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट की ओर से इसी विधानसभा क्षेत्र से धनंजय बोडारे भी इच्छुक हैं उम्मीदवारी लड़ने के लिए। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि ये उम्मीदवारी धनंजय बोडारे को मिल भी जाएगी। अगर उम्मीदवारी धनंजय बोडारे को मिलती है और वे चुनाव जीत कर भी आते हैं, तो धनंजय बोडारे किस प्रकार अपने विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो कैसे करेंगे, ऐसे काफी सारे विकास, सुरक्षा, शिक्षा के मुद्दे पर आज हर दिन अग्निपथ की टीम ने धनंजय बोडारे से एक मुलाकात ली है। क्या कहना है धनंजय बोडारे का, आइए सुनते हैं। नमस्ते बोडारे जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ में नमस्ते। आपके मुंह में घी शक्कर नीरज जी कि जो बात मुझे मालूम नहीं वो आपने बताई संभावित उम्मीदवार करके, इसके लिए आपको संभावित इसलिए भी बोला अब आपको क्योंकि पार्टी की तरफ से औपचारिक घोषणा अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हमें हमारे सूत्रों से ये 100% मालूमात है कि आपकी जो उम्मीदवारी है वो तय हो चुकी है, लेकिन औपचारिक घोषणा की वजह से हम लोगों ने भी संभावित शब्द का प्रयोग किया है। अब जी, अब जब समझो संभावित है उम्मीदवारी, कल या परसों में शायद आज भी घोषणा हो सकती है, तो अब आपके पास चुनौतियां काफ़ी हैं। चुनौतियां काफ़ी मूलभूत सुविधाओं से 142 की जो जनता है वो वंचित है। तो अब इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? चुनौतियां काफ़ी है और उसका रीज़न जनता ही है जी। अभी आप पूछेंगे कैसे? बिल्कुल पूछेंगे। और जनता का क्या दोष? शाबा मराठी में कहावत है की तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार जी। मैं मेरा भविष्य अच्छा बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ, तो ये मेरे विचार के ऊपर, मेरी कृति के ऊपर है जी। मैं खुद सुखी रहना चाहता हूँ, दुखी रहना चाहता हूँ जी। तो आज की वर्तमान में मैं जो व्यवहार करेगा उसके ऊपर मेरा डिपेंड है कि मेरा भविष्य कैसा, तो मेरा दुखी मिलेगा जी। अगर एक सरकार फिल्म में डायलॉग था कि मैं नज़दीक का फ़ायदा नहीं देखता हूँ, मैं दूर का नुकसान देखता हूँ जी। नज़दीक का फ़ायदा देखते लोग, मतलब मैं जी, जैसे हमारे जैसे वोटर्स है जी, कि नज़दीक का फ़ायदा देखते हैं। मतलब क्या, जैसे कि आज गवर्नमेंट ने जो चालू किया कि 1500 रुपये का साड़ी, उसका परिणाम क्या होगा जी। 1500 रुपये कहते हैं वो लाडली बहन, वो भी बंद हो गया जी। लेकिन बाकी चुनाव के टाइम जो लोग 5 साल कुछ काम नहीं करते तो चुनाव के टाइम कुछ तिकड़मबाजी करते और चुन कहते और उसका परिणाम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो उस टाइम जो फ़ायदा मिलता है लोगों को, उसका परिणाम ये है। तो आपने जो कहा कि चुनौतियाँ बहुत है, इसी मतदार संघ में मुझे 15 साल अगर मिलता है तो 15 साल मतलब बहुत बड़ा हो गया। 12 साल का तपस्या करने के बाद भगवान खुद आके प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं, तो 15 साल मतलब बहुत टाइम हो गया। अभी देखिए समस्या क्या है अभी और क्यों है जी।
जैसे पानी की समस्या, एक तो उदाहरण के तौर पर पानी की समस्या, मूलभूत सुविधाएं वंचित है। हाँ, उसमें से मेन पानी मतलब जीवन बोलते हैं। हाँ। अभी जो पानी समस्या 5 साल पहले नहीं थी, आज है 5 साल के बाद, उसका रीज़न ये है कि दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, और महानगर पालिका के पास आने वाला MIDC से पानी उतना ही। आज हमारे 4 नंबर में, 5 नंबर में अल्टरनेट डे पे पानी आता है, क्योंकि महानगर पालिका के पास सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं है। अगर वो नेताजी में पानी नहीं आता है तो उसका परिणाम ये होता है कि इधर अल्टरनेट डे पे पानी होता है। यहाँ की बात छोड़ो, KDMC के जो आशेड़े गांव है, उधर हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। मतलब आप शहरीकरण नहीं बोलेंगे, उसका वजह ये है कि हमारे पास खुद का सोर्स नहीं, हम MIDC से पानी लेते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका, अभी उल्लासनगर महानगर पालिका एक स्थानिक स्वराज्य संस्था है, उसने खुद का सोर्स निर्माण करना चाहिए, लेकिन उसके लिए फंड्स और ये आपूर्ति है। तो MIDC से आने वाला पानी उसका सफिशिएंट मात्रा में महानगर पालिका के पास देना, ये हमारे विधायक का काम है कि वहाँ से झगड़ा करके कि भाई हमारी आबादी बढ़ गई है, जो 99 में थी 2011 में बढ़ गए, 2011 में उससे 2021 में, और यहाँ पानी बढ़ाना चाहिए। तो हम नगर सेवक करके हम सभी लोग फॉलोअप करते हैं, लेकिन ये आमदार का काम है कि उस संसद में, विधान भवन में जाके उसके लिए झगड़ा करना या अपना बात रखना और पानी बढ़ा के लेना। आप क्या समझते हैं कि पानी क्यों कम आ रहा है? वजह ये है, और इसके लिए यहाँ के जो टैलेंट में है उनमें दिक्कत ज़्यादा है। जैसे कि वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 14 15, और समझो जैसे ये 30 सेक्शन है, नेताजी से पानी आता है, तो यहाँ आते आते पूरा एंड होता है। तो जो पानी की कमी के कारण पहले लोग खींच लेते, आगे पानी पहुँचना रह जाता है। इसके लिए महानगर पालिका के पास ही अगर 40 MLT 10 साल पहले है और आज भी अगर वही है, तो ये बढ़ा के लेना आमदार का काम है। और इसके लिए लोग खाली नगर से होकर पानी नहीं आया, और दूसरी समस्या ये लाइट की, बार बार लाइट जाता है, तो ये लाइट है MACB की। MACB के ऊपर कंट्रोल होता है आमदार का, क्योंकि राज्य शासन के निगड़ित है। राज्य शासन मेरे वार्ड में या मेरे शहर में अगर मैं पूरा ध्यान दे दूँ इस एरिया में लाइट क्यों जाती है, आपने समझना चाहिए कि एक तो या मेंटेनेंस नहीं सही होगा, या फिर ओवरलोड होगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ट्रांसफार्मर सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, कंडक्टर्स अगर जुने तो टूट जाते गर्मी के टाइम में, और दिन ब दिन आबादी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो अगर कम सप्लाई कम होते तो ओवरलोड होगा, इंटरप्शन बंद होगा, मेंटेनेंस नहीं। इसकी वजह से अगर अमरनाथ में भी कुछ इंसुलेटर टूटता है तो इधर यहाँ तक लाइट बंद होती है। ऊपर से उल्लासनगर में MIDC न होने के कारण जो इंडस्ट्रीज का लोड आता है रेजिडेंशियल पे, उसकी समस्या है, वो अलग। मतलब जो करना है MACB का इधर मेंटेनेंस करके लेना या लोड बढ़ा के लेना, ये काम राज्य शासन के वो हमारा प्रति नहीं कर पा रहा है। 15, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 15 साल मतलब बहुत हो गया। हम इस जो 5 साल मिले कि आगे के 50 साल इधर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इस तरीके का विजन चाहिए। मतलब रोड बनाते तो रोड बनाते समय ही या अंडरग्राउंड रहनी चाहिए या पाइपलाइन चाहिए। अब सबसे बड़ी दूसरी बात ये भी है कि वर्तमान जो विधायक हैं गणपत गायकवाड़, वो तीनों टर्म जो है सत्ता में भागीदारी रहे हैं, उसके बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की इतनी खराब हालत, इतनी खस्ता हालत, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिस्टम फेल्यूर है? सिस्टम फेल्यूर किया है, क्योंकि जो प्रतिनिधि उसने ध्यान देना चाहिए। यहाँ आने वाला ऑफिसर्स कैसा होगा, जिसका परिणाम हम लोगों के ऊपर, अगर अच्छा ऑफिसर्स है, विजन वाला है, आउटपुट देने वाला है, ईमानदार है, डेडिकेट है, DOT है, तो शहर के लिए काम करेगा। चाहे फिर वो तहसील का हो, प्रांत का हो, महानगर पालिका हो या पुलिस डिपार्टमेंट का हो। लेकिन अगर लोक प्रतिनिधि सही है तो ये सब हो सकता है। अगर लोक प्रतिनिधि इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो इधर गलत अधिकारी आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेल है तो उसका परिणाम लोगों के ऊपर होता है, उसका जीता जागता उदाहरण दोनों है, चाहे MACB है और ये पानी की सप्लाई है। अभी ये मैंने आपको बोला कि ये पानी की सप्लाई MIDC से होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी अभी आज
उल्लासनगर महानगर पालिका में पिछले 2.5 साल से तो कोई कारपोरेटर नहीं है जी। लेकिन एक आमदार रहेगा, अगर सब डिपार्टमेंट को अगर कोऑर्डिनेट करता है, चलो तहसील वाले आ जाओ, एसडीओ वाले आ जाओ, पुलिस वाले आ जाओ और महापालिका सबको बिठा के ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं जी। उसका परिणाम क्या होता है, ना कोई काम कर रहा है। एमएससीबी वहाँ अगर कंप्लेंट करते कि आपके घर का लाइट गया, वहाँ कंप्लेंट करते कोई फ़ोन नहीं उठाएगा जी। उठाएगा तो 2 दिन के बाद आता हूँ, वहाँ आता हूँ, नहीं आता हूँ, क्योंकि वो वहाँ भी सब कॉन्ट्रैक्ट वाले, एक इंजीनियर बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट वाले। वैसे ही वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में एमआईडीसी ने पानी देने के बाद हर जगह पानी जाने के लिए लोग सफिशिएंट मात्रा में जाए तो वालमन भी प्राइवेट है जी। वो कभी आते कभी नहीं आते। यानी आपके कहने का मतलब है कि आमदार को ये सुनिश्चित करना चाहिए जो सिस्टम चल रहा है, जो पानी बट रहा है वो सब जगह पे बराबर बट रहा है, नहीं बट रहा है, ये काम भी उन्हीं को ही देखना है। लोग कमाते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लाइट पानी ये मूलभूत समस्या है। रोड है, तीसरा रोड, सड़कों की आप देख रहे हैं रोड जी। आज 1 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर आने का है जी। तो 2 मिनट का काम है, उससे 10 मिनट लगता है जी। फिर भी अपन 4 नंबर के रोड अच्छे बनाए। जी। ये रोड जब भी उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तभी एक 4 साल पहले मैंने सैंक्शन करके लिए थे, उल्लासनगर 7 रोड। जब भी हमने बाला साहब ठाकरे क्रीड़ा संकुल का उद्घाटन किया था वही टाइम अनाउंसमेंट किया था कि 7 रोड एमएमआरडी के माध्यम से हुए, सैंक्शन हुए, लेट हुए जी। उसका वजह मैं भी नहीं जानता क्यों जाए, फिर भी मतलब ये भी लोक प्रतिनिधि ने फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि 2.5 साल से यहाँ नगर सेवक है ही नहीं है और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब महापालिका इतना वर्स्ट हो गई है तो किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पानी आपको आता है नहीं आता है, मैं सभी उल्लासनगर वासियों को विनंती करता हूँ कि आप ये महाराष्ट्र शासन का जो धोरण है पिछले 3-3 साल से 4-4 साल से महानगर पालिका में लोक प्रतिनिधि ने, नगर सेवक नहीं, उसकी वजह से आयुक्त से लेके बाकी सब के सब कर्मचारी कुछ काम नहीं कर रहे और लोग नगर सेवक को ताना देते, नगर सेवक को एक जिम्मेदार समझते। यानी आपके कहने का मतलब है करे कोई भरे कोई, क्योंकि नगर सेवक नहीं है तो आमदार के ये पूरे पावर्स डेलीगेट हो जाते हैं कि वो सब सुनिश्चित करे कि सब बराबर ठीक से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन आमदार नहीं करता है, नगर सेवक है नहीं, तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आमदार का ज़्यादा रोल है। मेरे क्षेत्र में आने वाले अधिकारी कैसे, वो कौन आते हैं, महाराष्ट्र शासन से। तो यहाँ आने वाले अधिकारी अच्छा होना चाहिए, अगर वो करप्ट है तो उसको तुरंत हकाल देना चाहिए जी। अब अभी उसी तरह जैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, 15 साल मतलब मैं आपको बोला बहुत थे, हम बाहर का सपना देखते कि मुंबई में ये हो गया, ठाणा में हो गया, हमारे उल्लासनगर के सिंधी भाई और बाकी लोग भी जो थोड़ा पैसा कमाते तो बाहर जाते, क्यों कि यहाँ हम सांस नहीं ले पा रहे, धूल है, मतलब पोल्यूशन है और गुनेगारी का इतना ये बढ़ गया, स्तर बढ़ गया है, हर जगह गांजेड़ी नशेड़ी का मतलब प्रादुर्भाव इतना है। अब गागन बालानी गार्डन में गंजेड़ी बैठते थे, बाजू के दूसरे गार्डन, जिधर गार्डन है छोटे छोटे गार्डन एक तो तैयार नहीं किया, जो हाँ महापालिका लेवल पे हमने गार्डन किए उसमें भी इस तरीके का माहौल था, जहाँ देखो वहाँ गंजेड़ी नशेड़ी लोगों का तकलीफ है। और ये आपसे एक व्यक्तिगत सवाल करता हूँ, कानून व्यवस्था को लेकर आपके विचार क्या है? बिल्कुल जनता सुनना चाहेगी। कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, 3 पुलिस स्टेशन में है, इधर कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन इस विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ एक छोटी 11 साल की बच्ची के ऊपर एक उदाहरण मैं देता हूँ, मतलब अगर जहाँ का लोक प्रतिनिधि सेंसिटिव है, संवेदन है, वो ये बात अगर मेरे घर में होती थी, ये बात मेरी लड़की के साथ होती थी, ये बात मेरे रिलेटिव के साथ होती, तो मैं क्या रिएक्ट करता था जी। तो ये लगना चाहिए कि 11 साल की परिणीता दास, उसको एक ऐसे गंजेड़ी नशेड़ी बोलो, उसकी माँ के हाथ से छीन के उसको वार कर देते, उसको जगह पे मार देते, उस परिवार की हालत क्या हो, अगर उस जगह पर मैं रहता तो मेरी हालत क्या होती थी। ये कोलसेवाड़ी की हालत है। दूसरी अवस्था इधर ये विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन है, सुबह 7 बजे आके 7:30 बजे एक जो कंप्लेंट लिखने वाली महिला कांस्टेबल ऊपर हमला होता है, उसके ऊपर ब्लेड से हमला होता है। तो ये क्या कानून, मतलब जहाँ पुलिस भी हिललाइन पुलिस चौकी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? सबसे बड़ी वारदात तो वहाँ पे अभी गोडाउन ही खराब है तो मालूम कहाँ से अच्छा आएगा। हिललाइन पुलिस में, दीन दयाड़ी पुलिस स्टेशन में, और किस चीज़ के लिए, पर्सनल खेती या कुछ जमीन के लिए। ये अगर विचारधारा लाभ नीचे तक जाएगी तो लोग कैसे विचार,
हम संस्कार देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार अगर देंगे तो अच्छा पीढ़ी निर्माण होगी, अच्छी संस्कृति रखेंगे तो अच्छी पीढ़ी आगे की। अगर विकृति आएगी तो विकृति का प्रसार होगा। तो पुलिस स्टेशन में फायरिंग होती है, वो पुलिस स्टेशन में गले के ऊपर वार होता है, और एक घर में 11 साल की, ये एक एग्जाम्पल तो मोटा मोटी आपको पता है, ये हर रोज की घटना है। रास्ते के ऊपर गंजेड़ी नशेड़ी लोग तलवार लेके घूमते हैं, कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे जब एक विद्यमान आमदार पुलिस स्टेशन में गोलियां चलाता है, वो भी जो अलायंस के ही उनके पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर ही गोलियां चलाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या देना चाहते हैं ये, आखिर शहर को, कॉन्स्टिट्यूंसी को देना क्या चाहते हैं आप? बदला, बस इसका क्या है मतलब? देना कुछ नहीं चाहते क्या? गोली देना चाहते नहीं, हम बदल देना चाहते हैं। मैं इसके लिए मैं बोला कि लोगों के हाथ में लोगों का भविष्य है, और फिर भी लोग आते हैं सामने क्योंकि उनको खातरी है कि लोग हमको कुछ नहीं, हमको स्वीकार करेंगे। हमने कुछ किया नहीं, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। दिन मतलब पुलिस स्टेशन में फायरिंग, पुलिस स्टेशन में वार, घर में महिला सुरक्षित नहीं है, रस्तों के ऊपर नशेड़ी घूम रहे, डांस बार या धड़ल्ले से। परसों एक न्यूज़ थी कि सामने नाकाबंदी चालू है और इधर 5 बजे तक डांस बार चालू, आपने भी देखा होगा। तो ये कंट्रोल किसके हाथ में है? यहाँ अधिकारी अगर अच्छे लाते, इस तरीके के अगर कोई अधिकारी आते हैं तो ये शहर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी हमसे बातचीत करने के दौरान आपने दूसरी बार जनता का शब्द प्रयोग किया है कि जवाबदार जनता है। अब कहीं ना कहीं ऐसा होता है बुढ़ारे जी, हम लोगों ने, क्योंकि चुनाव के टाइम पे हम लोग भी ग्राउंड पे रहते हैं, 12 ही महीना ग्राउंड पे रहते हैं। लोग, जो आपका इशारा है मैं समझ रहा हूँ, आपके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग, जैसे साड़ी का उदाहरण दिया आपने, 1500 का उदाहरण दिया आपने, और आपका जो कहने का इशारा है लोगों, जनता की तरफ के लास्ट दिन पे जो पैसे का व्यवहार चलता है उसमें भी। लेकिन अब मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ आपके इस ख्याल के। आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता क्यों नहीं ले पैसा? जिन लोगों ने जनता का ही पैसा कमाया हुआ है, जिन्होंने जनता के पैसे से ही आज मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े शानदार बंगले बना रहे हैं, तो जनता का जब टाइम आता है तो जनता उनसे पैसे क्यों न ले? किसी भी रूप में, साड़ी हो, 1500 रुपया महीना हो, लाडली बहन हो, या फिर चुनाव के दिन पैसे की हो। मेरे हिसाब से आपको तो जनता को ये अपील करनी चाहिए कि जितना पैसा ले सकते हो लो, जितना सामने वाले से खींच सकते हो खींचो, लेकिन वोट का अधिकार जो आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है, उसका जब वक्त आता है तो आप वोट का प्रयोग सोच समझ के करें। जो पैसा देगा वो काम क्यों करेगा? अब और पैसा जो देता है वो मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, जो पैसा देगा वो काम क्यों करेगा? सही है, वही हो रहा है। तो आप जनता को पैसे दीजिए कि हाँ ठीक है, जो पैसा देता है आप उनसे पैसे तो लीजिए। जनता को, हमें जो पैसा देने वाला है वो काम करने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, मेरा भी। और जो पैसा देता है वो लूटा हुआ पैसा है जी, उन्हीं का पैसा है, जनता का ही पैसा है। शासन जी भी पैसा दे रही है, वो कर्जा निकाल के, मतलब लोगों के ऊपर ही कर्जा है। तो लाडली बहन योजना चालू किया, वो सरकार ने मेहरबानी नहीं किया, जनता का ही पैसा है। और उसका पीछे का मकसद, मैं ये क्यों कर रहा हूँ जी, मैं लोगों को मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा हूँ कि मुझे वोट देगी। वोट देने के बाद फिर मैं आके बैठूँ, फिर अमिश जो हम लोग बोलते हैं, फिर मतलब जब ईद का बकरा लाते हैं जी, तो उसको काजू बादाम खिलाते हैं जी, और 2 दिन के बाद उसको काट दिया जाता है। तो बकरे को मालूम नहीं रहता कि हमारी हालत क्या होने वाली है। वो बादाम काजू खाने में खुश रहता है, उस तरीके के बादाम काजू वैसे देने, लेकिन वो भी योजना बंद हो गई। लेकिन इसी तरीके के बहुत से लोग हैं, 15 साल हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम मतलब छाती ठोक के, सीना ठोक के सामने लोगों के आते हैं, क्योंकि हमको खातिर रहता है कि लोग हमारे पीछे आएंगे, क्योंकि हम उस तरीके का व्यवहार करेंगे पैसे का, और रातों रात में लोग घूमेंगे। तो लेकिन अभी लोग जाग गए, लोग, आपने जो बोला वो लोग वैसे ही करेंगे, पैसा भी लेंगे, क्योंकि ये जो सच्चा झूठा में गाना था एक जी, ये जो पब्लिक है सब जानती है। मेरे व्यक्तिगत विचार तो ये है कि लोगों को इतने पैसे लेने चाहिए कि अगली बार चुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी खड़ा रहे उसके पास उतने पैसे ही ना बचे कि वो चलाने के, जो काम करेगा, जो लोगों की समस्याओं को सुनेगा, जो 24 घंटे अपनी हाजिरी लगाएगा, वो जीतेगा। ये अगर सिस्टम अब एक बार होता है ना, तो अगली बार कोई भी, ये पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में जाएगा कि पैसा इधर नहीं चलता, यहाँ काम चलता है, और तभी हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश आगे जाएगा। नहीं तो फिर पीछे जाएगा,
और फिर हम अपने आप को कोसते रहेंगे, कुछ नहीं, डेवलपमेंट नहीं होने वाला। पैसा लेना जिस दिन भरेंगे, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान से अधिकार दिया वोट देने का, किसको बनाने का, अगर उसका दुरुपयोग करते तो संविधान डुबाने वाले उधर ऊपर बैठते, फिर ऊपर से लेके नीचे तक हम संविधान डुबाने वालों को जीत के देते, फिर हम कोसते रहते अपने को कि लोकशाही खतरे में है, संविधान खतरे में। इसके लिए मैं शुरू में बोला था की इसके लिए हम जिम्मेदार खुद आहे। तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, आम्ही आमच्या जीवनाचा शिल्पकार व्हायचा असेल तर आम्हाला जागरूकपणे राहिलं पाहिजे की मैं जो कर रहा हूँ उसका असर मेरे ऊपर क्या होने वाला है। मैं अगर सही किया तो असर सही होगा, गलत किया तो गलत किया, जो बीज डालेंगे वही उगाने वाला है। बोटारे जी, आपसे एक आखिरी सवाल, अगर 142 विधानसभा सीट से धनंजय बोटारे जी चुनकर आते हैं तो उनका विजन क्या रहेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ? मैं 5 साल पहले, मुझे याद है, आपने इंटरव्यू लिया था, नहीं लिया था मालूम है, मैं जी बस सिस्टम को बदलना है। जो सिस्टम है करप्शन का, जो सिस्टम है अव्यवस्था का, जो यहाँ के अधिकारी, वो सब बदलने का मुझे क्या चाहिए, लोग पानी बराबर चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट के पास फॉलो अप करना है। यहाँ पानी महानगर पालिका के पास पानी आता है, जो डैम एक ही है इस पूरे क्षेत्र में, 12वीं डैम, वो 1967 से पानी वहाँ से चालू है। अभी उसके बाद कितनी आबादी बढ़ गई, उसके बाद 12वीं डैम के 8 मीटर ऊंचाई बढ़ाई, इसके लिए तो आज पानी मिल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था। अभी दिन ब दिन हर क्षेत्र में, चाहे डोंबिवली से लेके उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ, मीराबाइन तक आबादी बढ़ रहे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे, उनकी पानी की आपूर्ति करने के लिए हमको पर्याय दूसरा डैम आवश्यक है। और उसका डैम का रिजर्वेशन भी है, एक्वायर भी हुआ है, लेकिन हमारे किसी लोग प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया कि वहाँ डैम बनना चाहिए। अगर डैम नहीं बनता है तो और आगे 5 साल में आबादी बढ़ने वाली है। आप देखो ये बेल्ट पे जहाँ खेती थी पूरा कॉम्प्लेक्स हो रहे, उल्लासनगर में देखो, मीराबाइन तक, मतलब एक एग्जाम्पल है। अगर 500 आबादी का एक गांव है, वहाँ इंडस्ट्रीज कुछ बन गए, उसकी वहाँ 5000 बन गए, और वहाँ एक कुआं था 500 लोगों के लिए, तो उस कुएं में 5000 लोगों का काम होगा नहीं, उसके लिए हमको कुएं बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो विजन ही नहीं। मतलब उसका परिणाम ये होता है कि 500 लोग भी डिस्टर्ब है, आने वाले सब लोग हैं, वो फैक्ट्री बंद है, उसके लिए वहाँ से लोग जा रहे। उसी तरीके का व्यवहार हमारे उल्लासनगर के साथ हो रहा है। लोग अंबरनाथ जाना पसंद करते हैं, लोग कल्याण जाना पसंद करते हैं, लोग थाना जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उल्लासनगर में हम रहना पसंद नहीं करते। वही परिस्थिति कल्याण ईस्ट में सब जगह है। मतलब ये शहर लगता ही नहीं है। आप जाएंगे आशेरे गांव जाओ, मानेरे गांव जाओ, खड़े गोलेली जाओ, काटेमानीली जाओ, वालदुनी जाओ, आनंदवाड़ी जाओ, तिसगांव जाओ, मल्लगढ़, सब एकदम बद से बदतर है। मतलब 15 साल में फिर से एक बार बहुत बड़ा पीरियड हो गया। धनंजय बोटारे अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहला काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो हमारे पास बहुत टाइम से पेंडिंग है कि हमारे इस 4-5 के और 1-2 दिन के लिए पानी की ये बढ़ाना, मात्रा बढ़ाना। जो 38 MLD उसको 50, अधिकारी भी बोलते हैं कि 55 MLD चाहिए, लेकिन ऊपर के अधिकारी हमको MRDC के अधिकारी नहीं सुनते, वो करके लाना। उससे दूसरी बात, इस पूरे क्षेत्र में जब मैं आपको नगर सेवक बनता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा नगर सेवक बनकर तो हम लोगों ने, मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है आपका काम देखा है। खाली वार्ड नहीं देखता हूँ जी। अगर इस वार्ड में पानी लाना है तो बाजू के वार्ड में पानी जाना चाहिए जी। मतलब पूरा उल्लासनगर का मैं विजन लेगा तो मेरा वार्ड सुखी होगा। वैसा इस पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था या पानी आपूर्ति करने के लिए डैम बनाना जरूरी है। तो पानी समस्या के लिए पहले तो फॉलो अप करके कि हमारा पानी बढ़ाए, फिर पूरे क्षेत्र का पानी सप्लाई बराबर होने के डैम की एक अल्टरनेटिव व्यवस्था, उसके बाद लाइट के लिए पर्याय इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुरू में 4-5 साल पहले इंफ्रा 1, इंफ्रा 2 इसका अमलबजावनी नहीं होता है। कुछ फंड्स वापस गए क्योंकि काम नहीं किया अधिकारियों ने। उसी तरह रोड्स के बारे में कुछ विजन होना चाहिए कि पहला ड्रेनेज होना चाहिए, पाइपलाइन होनी चाहिए। अभी पानी ड्रेनेज नहीं है, सीमेंट के रोड बना दी, मतलब सीमेंट का RMC का गाड़ी लाया डाल दिया, ये काम कुछ नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये विनाश है। तो इस तरह के काम करेंगे। पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के लिए मतलब यहाँ कर्मचारी कम है पुलिस स्टेशन में। जिस पुलिस स्टेशन में कम कर्मचारी, समझो इधर हमको ज़रूरत है
150 की, और इधर अगर 50 ही काम करेंगे तो वो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बाकी के 100 लोगों का लोड उन 50 के ऊपर आ जाता है, यानी काम तिगुना हो जाता है। काम तिगुना हो जाता है। यहाँ हमारे पास कल्याण ईस्ट में हो, जैसा यहाँ जी बाला साहब रखा कि नगर सेवक बन के अगर हम रह के अगर एक अच्छा क्रीड़ा संकुल बना सकते, एक सपना देखो, सपना तो देखना चाहिए जी। मैं सपने नहीं देखेगा, बस इलेक्शन के टाइम में कुछ तिकड़मबाजी करके आएगा तो लोगों का नुकसान है। मैं सपना देखा था कि यहाँ एक अच्छा क्रीड़ा संकुल बने, स्टेडियम बने, यहाँ से हमारे शहर से अच्छे क्रीड़ापटु हो, क्रिकेटर हो, वॉलीबॉल हो प्रेमी हो, फुटबॉल प्रेमी हो, टेनिस वाले हो, चेस वाले हो, और एक अच्छा लोगों को पढ़ने के लिए अच्छा लाइब्रेरी हो। इस तरीके का स्टेडियम वहाँ बन रहा है, तो आमदार के माध्यम से हर एक क्षेत्र में इस तरीके का होना चाहिए। और दूसरी बात, एक हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ से मुंबई जाते, अगर अटैक कुछ आया, एक यहाँ एक टेम्पररी इंजेक्शन देते, लेकिन यहाँ से मुंबई जाने के लिए कम से कम 2.5 घंटा लगता है। अगर ट्रैफिक रहेगी तो कितना टाइम लगता है मालूम नहीं। तो उस टाइम में बहुत से लोगों की, पेशेंट्स की जान जाती है। यहाँ के गरीब लोगों को टूडी को निकालने का है तो भी प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, MRI करने का है तो भी प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, CT स्कैन करना है तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। इसके लिए लोग यहाँ आते कि कुछ लोगों के पास जाते हमको मदद करो। ये वस्तु स्थिति है, क्योंकि लोगों का आर्थिक आमदनी पिछले 10 साल में बहुत कम हो गया महंगाई की वजह से। महंगाई की मार, इधर बेकारी बेहाल, और ट्रीटमेंट करने का है तो भी लोगों को नहीं, तो फिर ये सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी है सारे सेंट्रल हॉस्पिटल की, मेडिसिन नहीं उधर, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बिल नहीं दिए लाडली बहना की वजह से, और इसके लिए वहाँ ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। तो बाकी टूडी को MRI CT स्कैन है तो छोड़ो, तो एक यहाँ ऐसा हॉस्पिटल चाहिए पूरे क्षेत्र में कि यहाँ से लोग मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और यहाँ के लोगों को प्राइवेट में जाके खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो पहला एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ देना जरूरी है, फिर बाकी फिर शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी हो। बुटारे जी, आपके काम करने का तरीका हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो बचपन से यहीं पे हूँ, मैंने आपके काम करने का तरीका देखा है। व्यक्तिगत तौर पे मैं भी आपके काम का काफ़ी कायल हूँ। हरदीन अग्निपथ दिल से ये चाहेगा कि 142 की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आमदार चुनकर आएँ और उसी तरह विकास करें जिस तरह अपने वार्डों का विकास किया है। ये लोगों के ऊपर समझो जी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम भाजी लेने जाते तो भी हम चूज़ करते हैं। कोई बताता है कि नहीं ये सब्जी अच्छी है, ये फोकट में ले जाओ, तो कुछ अगर ख़राब रहेगी सड़े लेके फोकट भी मिलेगी। इस तरीके का व्यवहार, लोकशाही खतरे में है। फिर से एक बार, संविधान मतलब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं हमारी। कुछ कानून व्यवस्था है ही नहीं, ना न्यायपालिका में ना पुलिस स्टेशन में। इसको बदलना है तो पब्लिक को बदलना होगा, और यहाँ बदल लाना पड़ेगा। अब पब्लिक बदलेगी, ये मेरी आशा है, मेरी भावना है, और मैं पब्लिक को, मुझे खातरी है कि ये सब अपील लोगों को दिल के छूने वाले जो सही है, वास्तविकता है। यहाँ कुछ भी नौटंकी नहीं, नाटक नहीं, जो वास्तविकता है वही लोगों के सामने रख रहे, पब्लिक भी रख रही है। इस टाइम बदल पक्का। हरदीन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।